सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज़ यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपके एग्जाम्स अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप सीयूटी की रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, सीयूटी की रेगुलर वीडियोस आएगी क्योंकि अब आपके एग्जाम्स खत्म हो गए, 12th के एग्जाम्स। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है CUET। जैसे मैंने आपको पूरा सपोर्ट दिया है केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए, वैसा ही आपको पूरा सपोर्ट मैं दूंगा CUET के एग्जाम के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। अपना टारगेट है CUET को क्लियर करना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना। केमिस्ट्री में फुल मार्क्स भी ला सकते हैं हम, ठीक है। तो इतनी प्रिपरेशन करेंगे हम कि केमिस्ट्री में हमारे फुल मार्क्स आ जाएं। तो इस चैनल पे आपको दो चीज़ मिलने वाली है। आपको एक तो केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट मिलेगा CUET के लिए, प्लस आपको इंग्लिश का भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, प्लस मैं आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सारे PYQs में कराऊंगा जो कि क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs करने वाले हैं हम। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको CUET के एग्जाम में, केमिस्ट्री वाले एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको छोड़ना ही मत, ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी, आपके सारे कॉन्सेप्ट भी कवर कराऊंगा। सो बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आयनिक कंडक्टेंस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आप देखो, जिसको आयनिक कंडक्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जिसको आयोनिक कंडक्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, वो कैसे करेगा क्वेश्चन। तो देखो, सब ऑप्शंस में बी है, बट एक लास्ट ऑप्शन में डी ऑप्शन में बी नहीं है। तो पहले बी देख लेते हैं कि बी क्या है। तो आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बिल्कुल गलत है। इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। वाई? बिकॉज आयनिक कंडक्टेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की वजह से होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है। तो हमारा बी गलत हो गया। अगर बी गलत हो गया तो ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया डी ऑप्शन से। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन पता होगा ना, तो भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो ये कौन सी टेक्निक होती है? दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तो आपको ऑप्शंस भी देखने हैं और फिर एलिमिनेट करना है, ठीक है। घबराना नहीं है क्वेश्चन को कि नया क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी आपको सही आंसर मिल सकता है। बाकी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सही होंगे। तो देखो, हमको मिल गया आंसर हमारा डी। तो डी में ए सही है। तो आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये भी सही है हमारा। आयनिक और ई भी सही है। आयनिक कंडक्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी हमारा सही है। सी और डी हमारी गलत है और बी भी हमारा गलत है। आपको मैं और बताता हूँ कि आयनिक कंडक्टेंस के बारे में और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, आयनिक कंडक्टेंस और किस पर डिपेंड करती है? तो आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोलाइट एडेड, साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। जो आयंस का साइज है उन पर डिपेंड करती है और सॉल्वेशन पर डिपेंड करती है। थर्ड प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है और विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड लास्ट इज टेम्परेचर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारी आयनिक कंडक्टेंस भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, उनका फ्लो होगा, ड्यू टू विच आयनिक कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज और दीज आर द थिंग्स विच आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। आई होप इट्स क्लियर। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट का आंसर होगा हमारा डी, दैट इज ए, डी एंड ई ओनली। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलरॉश लॉ से है, ठीक है। किससे है? कोलरॉश लॉ से है। तो आपको कोलरॉश लॉ तो पता ही होना चाहिए क्योंकि कोलरॉश लॉ बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कोलरॉश लॉ। तो देखो करेंगे कैसे क्वेश्चन। लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl, NaOECr दे रखा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? लैम्डा एम नॉट दे रखा है। HCl के लिए 126.4, HCl के लिए 425.9 और NaOEC के लिए 91.0। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सेंटीमीटर दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं लैम्डा नॉट निकाल दो HOAC के लिए। इन तीनों को दे रखा है और HOAC का निकालने के लिए बोल रहा है। तो ईजी है बहुत। कैसे करेंगे? देखो हमको HAOEC का चाहिए, ठीक है। HAOEC में क्या है? H भी है, OAC भी है। हमको H और OAC कैसे मिलेंगे? तो देखो, अगर हम HCl प्लस NaOEC को प्लस कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? H मिल जाएगा और OAC मिल जाएगा। बट हमारे को Na और Cl हटाने हैं ना, तो NaCl को हटाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा NaCl से। सिंपल। तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा लैम्डा नॉट ऑफ HAOC। कैसे निकलेगा? HAOC क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaOEC और माइनस कर देंगे इसको लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl से। सिंपल। तो हमको लिखना पड़ेगा इसके आंसर 425.9, क्योंकि 425.9 किसकी है?
हमारी HCl की, तो 425.9 प्लस NaOH का हमारा है 126.91.0 माइनस 126.4। सिंपली आप इसे सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 390.5। ठीक है, तो आपको ऐसे करना था क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कोल्डर्स लॉ लगाना था और आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते। तो HCl और NaOH को ऐड करके उसमें से NaCl माइनस करके हमको किसका मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा HOAC का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल है हमारे पास MnO4- टू Mn2+। देखो कैसे करना है इसको, MnO4- से Mn2+ जा रहा है ना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वो, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है MnO4-, क्योंकि Mn देखो Mn यहाँ +7 में है और यहाँ पे 2+ में है, +7 से +2 में जा रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा वो, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 1 फैराडे होती है चार्ज रिक्वायर्ड। हमारे पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, 5H चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5F चार्ज। तो क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5F चार्ज, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1F चार्ज। तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5F हमारा चार्ज इतना रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपल आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद सिंपली कर सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली आर। तो हमको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की इक्वेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, और हमको ये पता होना चाहिए कि कैथोड पे क्या एब्जॉर्ब होता है और एनोड पे क्या एब्जॉर्ब होता है। तो देखो एनोड पे हमारा क्या होता है, Cl2 होता है। ठीक है, O2 नहीं होता है, Cl2 होता है, और कैथोड पे हमारा क्या होता है, H2 होता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि एनोड पे O2 क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां पे ऑक्सीजन गैस एनोड पे फॉर्म नहीं होती है। कौन सी गैस होती है, Cl2 गैस। ठीक है, और कैथोड पे H2 गैस। तो आपको पूछा है पहले कैथोड फिर एनोड, कैथोड पे H2 और एनोड पे Cl2, मतलब आपका H2 और Cl2 होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, H2 और Cl2, एनोड पे Cl2 और कैथोड पे H2। ठीक है, उल्टा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे कैथोड और एनोड पूछा है, तो आपको पहले कैथोड वाला लिखना है और फिर एनोड वाला लिखना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl से क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, वो बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द गिवन स्पीशीज एज पर देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है आपको। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताना है। तो देखो पहले तो हमको जान लेते हैं कि रिड्यूसिंग पावर होता क्या है। रिड्यूसिंग पावर मतलब वो स्पीशीज जो दूसरों क्या करे, रिड्यूस करे, रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। यही होगा, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, मतलब एज ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ठीक है, मतलब एज रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है वो, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, किसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, उसका ऑक्सीजन जल्दी होता है, उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है, उसका ऑक्सीजन जल्दी होता है। ठीक है, आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए, जिसकी हाईली नेगेटिव वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन फास्टर। ठीक है, इसी का उल्टा अगर हम लिखे, जिसकी हाईली पॉजिटिव वैल्यू होती है, जिसकी हाईली पॉजिटिव वैल्यू होती है उसका रिडक्शन फास्टर। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब आप इन दोनों चीजों से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। हमको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन, हमको तो ऑक्सीडेशन करवाना है ना, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, हमको तो ऑक्सीडेशन करवाना है, मतलब हमारे को वो वाला ऑर्डर लिखना है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। ऑक्सीजन किसमें ज्यादा होगा, जिसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। तो देख लेते हैं नेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। तो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, -2.36, मतलब सबसे ज्यादा हमारा ए का होगा। फिर हमारा है -0.74, तो फिर हमारा होगा डी का। फिर अब पॉजिटिव वैल्यू देखनी, तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखनी पहले, तो 0.454, फिर बी का, फिर आता है 1.23 सी का, और फिर आता है ई 1.81, जिसकी सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगी बट ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा ADBCE, ADBCE।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ADBCE, कहाँ लिखा हुआ है, सेकंड पे, ठीक है, ADBCE, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी तो ऑक्सीजन फास्टर होगा, हमको ऑक्सीजन कराना था इसमें। अगर आपसे पूछा होता इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ठीक है, अगर आपसे पूछा होता ऑक्सीडाइजिंग पावर का, तो आपको सिंपल उल्टा कर देना था, ठीक है, सिंपल क्या करना था, उल्टा करना था। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, हमारी उल्टी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा ई का, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, ठीक है, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद डी का, उसके बाद ए का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया ये ब्रैकेट में लिखा है उसको नोट भी कर लेना आप, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आते ही हैं। आई होप इट्स क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, फैराडे लॉ पे बेस्ड है, ठीक है, किस पे बेस्ड है, फैराडे लॉ पे बेस्ड है। तो पहले हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। देखो हमको दे रखा है यहाँ पे 10 मिनट्स और करंट भी दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है चार्ज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। आई कितना दे रखा है 1.5 इंटू टाइम दे रखा है 10। अब देखो टाइम को आप हमेशा लिखोगे सेकेंड्स में, तो 10 इंटू 60 सेकेंड्स करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेकेंड्स 60, 10 इंटू 60। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 900 कोलाम। क्या आ जाएगा आपके पास, 900 कोलाम। मतलब हमारे पास क्या आ गया, चार्ज आ गया कि हमारे पास इतना चार्ज अवेलेबल है और हमको बताना है अब कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा एट द कैथोड, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर 96500 कोलाम होगा तो कितना चार्ज डिपॉजिट होता है, कितना वेट डिपॉजिट होता है कॉपर का। देखो कॉपर क्या है, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हमको देना पड़ेगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज देना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम 2F चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, अगर हम 2F चार्ज देंगे तो कितना डिपॉजिट होगा हमारा कॉपर, 1 मोल। तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। 2F चार्ज मतलब 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500, या आप ये भी लिख सकते हो 96487। मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 96500 ले रहा हूँ, तो 96500 कोलाम। कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, 1 मोल। 1 मोल कॉपर मतलब उसका मोलर मास आपको दे रखा है 63, तो 63 ग्राम कॉपर ये होगा। अब हमको निकालना है किसके लिए, हमको तो निकालना है 900 के लिए, क्योंकि हमारे पास 900 कोलाम भी चार्ज है, हमारे पास 9650 तो थोड़ी ना है, हमारे पास तो 900 है। तो 900 के लिए क्या होगा, 900 कोलाम के लिए हो जाएगा 63 अपॉन ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। तो 2 इंटू 96500 मल्टीप्लाइड बाय 900, ठीक है, सिंपल 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल आंसर आएगा, जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 567 डिवाइड बाय 1930। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.293, ठीक है। तो 0.293 ग्राम आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है 4th, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट होगा 4th वन, ठीक है। तो आपको ऐसे करना था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फैराडे लॉ पे बेस्ड था। तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे Cu जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अगर आपने यहाँ 1F कर दिया तो गलत हो जाएगा, आपको ये बताना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा कॉपर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 2F चार्ज आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो 0.293 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4th ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नर्डिस इक्वेशन है, ठीक है। फॉर द सेल Ni सॉलिड टू Ni2+, Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन रखिए 0.1, Cu2+ टू Cu, द सेल पोटेंशियल विल इंक्रीज व्हेन। हमको बताना है कि सेल पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कब होगा। तो देखो बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सेल पोटेंशियल हुआ क्या, तो सेल पोटेंशियल होता है ई सेल, ई सेल होगा हमारा सेल पोटेंशियल, ना कि ई नॉट सेल, ठीक है। तो हम पहले नर्डिस इक्वेशन लिखेंगे। नर्डिस इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन 2F, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, ln, ऊपर क्या आएगा, देखो अगर मैं इसको लिखूँ इक्वेशन के फॉर्म में, तो Ni का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ni जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ni प्लस कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर 2+ गिव्स Ni2+ प्लस कॉपर। तो ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, हम सॉलिड तो लिखेंगे नहीं, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, एक तो Ni2+ बचा और एक Cu2+ बचा। तो Ni2+ पहले ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, तो Li ऑफ Ni2+ अपॉन कॉपर 2+। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल पोटेंशियल कब बढ़ेगा। सेल पोटेंशियल मतलब ये स्पीशीज हमारे को ये स्पीशीज बढ़ानी है। ये स्पीशीज कब बढ़ेगी, जब ये छोटा होगा, ठीक है, ये पार्ट छोटा होगा,
आ रहा है समझ में? हमको ई नॉट सेल में से बहुत कम वैल्यू माइनस होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो ये पार्ट है वो बढ़ जाएगा, हमारा ये पार्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, जब भी तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी। इसकी वैल्यू कम कैसे होगी? इसकी वैल्यू कम कैसे होगी? जब Cu2 प्लस की वैल्यू ज्यादा हो, Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ये होना चाहिए। ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू हम कैसे घटाएंगे, कैसे डिक्रीज करेंगे? हमको डिक्रीज करनी है इसकी वैल्यू। तो Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए और Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है? तो Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज और Ni2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। Ni2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, नो, रॉन्ग ऑप्शन। Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, नो, रॉन्ग ऑप्शन। Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, यस, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारी जो ई सेल होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। चौथा ऑप्शन बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ द सेल इज डिक्रीज। तो देखो टेम्परेचर, देखो ये टेम्परेचर कहाँ आ रहा है? ऊपर है, न्यूमरेटर में। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो भी हमारा ई सेल की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है? तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ, ध्यान रखना। तो थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो भी ई सेल हमारा बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये वाला बढ़ जाएगा, मतलब ई सेल बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ द सेल इज डिक्रीज्ड ऑप्शन में भी हमारा सेल पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे थर्ड और फोर्थ दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो एक पहले पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है? मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन मान सकते हो आप, केस बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो बैटरी और सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फ्यूल सेल अ गैल्वेनिक सेल। फ्यूल सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, आपको पता है क्या होता है उसमें? द केमिकल एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, इथेनॉल एटसेट्रा डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमको पता है जो केमिकल एनर्जी होती है, किसी केमिकल एनर्जी जो भी हमारी कंबशन से रिलीज हुई है, वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन अ फ्यूल सेल H2O2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वेयर H2 गैस इज ऑक्साइड एनोड। हमको बता रखा है कि H2 जो है वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होता है और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होता है कैथोड पे, ठीक है? ये भी हमको बोल रखा है। एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्व आर दिस। रिएक्शंस इन्वॉल्व दे रखी है हमको कि H2 प्लस 2H माइनस गिव्स 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4H माइनस, ठीक है? हमको क्या दे रखी है? हमको इक्वेशन दे रखी है और वो बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना, वो बोल रहा है 67 इन्वॉल्व आर 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन HTP रिएक्ट्स इन 15 मिनट्स। कितना हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है? 67.2 लीटर, ठीक है? तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज इज। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज इज, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए। देखो अगर हमारे पास लीटर में रखा है, ठीक है? हमको लीटर में कंपेयर करना है। हमको पता है कि 1 मोल कितने लीटर के इक्वल होता है? 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर के, पता है हमको। हमारे पास कितना है? हमारे पास 67.2 लीटर है, हमारे पास 67.2 लीटर है। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर में 1 मोल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा था, लिख सकते हैं। यही हो रहा है ना? देखो हाइड्रोजन जो है 1 मोल है, तो 22.4 मोल लेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा। बट हमारे पास कितना है? हमारे पास है 67.2 लीटर, तो 67.2 लीटर में निकाल लेंगे। 67.2 लीटर में क्या हो जाएगा? 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाई 67.2 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 मोल। कितना आ जाएगा? 3 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर आपने 67.2 लीटर ले रखा है तो आपके 3 मोल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे, जो कि हमारा आंसर है सी, ठीक है? दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। सिंपल आपको पता होना चाहिए, ये वाला फंडा आपको पता होना चाहिए, वरना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मोल होता है उसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के इक्वल होता है अंडर एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 42। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीजन ऑफ 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो देखो ये इक्वेशन देखते हैं। अच्छा इक्वेशन मैंने वहां पे लगा रखी है ना, हाँ देखो इक्वेशन देखते हैं। 1 तो 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन्स।
हमारे पास 1 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास है कितना हाइड्रोजन, हमने निकाला पहले क्वेश्चन में, हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है हमारे पास। कितना हाइड्रोजन है, 3 मोल। तो 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3 मोल के लिए हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इंटू 2 दैट इज 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल। हमको इक्वेशन दिख रहा है कि 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हमारे पास 3 मोल है, 3 मोल के लिए कितने हो जाएंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है। तो देखो हमको पता है यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, 1 फेराडे। 1 फेराडे मतलब 96500 कोलाम। बट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। कितने हमारे पास, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा हमारे पास 96500 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 579000, दैट इज द ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 5679000 ऑप्शन हो जाएगा। 96500 इंटू 6 करना था आपको, सिंपल। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है, इसी से बेस्ड है, ठीक है, इसी पे बेस्ड है। इफ द एंटायर करंट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। वो बोल रहा है जितना भी हमने करंट प्रोड्यूस करा है ना, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन ऑफ सिल्वर के लिए यूज हो गया, मतलब सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए यूज हो गया। फ्रॉम सिल्वर फर्स्ट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी, मतलब उन्होंने Ag+ से जो Ag+ ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन ले ली साले, Ag+ मतलब सिल्वर इन फर्स्ट, और वो क्या बन गया, Ag जो है डिपॉजिट हो गया ऑन द कैथोड। हमको निकालना है अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन हम लिख लिए Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक F चार्ज देने से कितना 1 मोल Ag डिपॉजिट होता है, ये हमको पता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही है ना यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए हमने लिखा 1F चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 2F चार्ज लिखते। एक इलेक्ट्रॉन है, 1F चार्ज देंगे तो 1 मोल Ag डिपॉजिट होगा, ठीक है। 1F मतलब 96500 कोलाम अगर चार्ज देंगे तो 1 मोल Ag, 1 मोल Ag मतलब हमने इन्होंने दे रखा है, ठीक है, एटॉमिक वेट दे रखा है, 108 ग्राम Ag डिपॉजिट होगा, है ना। बट हमारे पास कितना चार्ज है, हमारे पास है 57900। हमारे पास कितना चार्ज है, 57900, ठीक है। हमारे पास है 57900 चार्ज अवेलेबल है, तो चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, तो इतने के लिए निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 108 ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर पे, डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 57900। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 648 ग्राम, ठीक है। हमारा Ag कितना डिपॉजिट होगा, 648 ग्राम डिपॉजिट होगा कैथोड पे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 648 ग्राम। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 45, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन द अपोलो मून फ्लाइट वाज। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जितने भी अपोलो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, मून फ्लाइट होते हैं, उनमें कौन सा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं, H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल हम यूज करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर हुए। नेक्स्ट क्लास में हम काइनेटिक्स के, ठीक है, हम काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथ ही में आपकी इंग्लिश की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश के हम पहले टॉपिक्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा हर टॉपिक के, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपको CUET का यहाँ पे सारा CUET के रिलेटेड आपको सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। अब आपका यश भैया आ गया है, आपको CUET का सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री मिलेगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए तो आपको DU BHU या जो भी आपको कॉलेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरे अच्छी तरह प्रिपरेशन कराऊंगा, जिससे कि आपके फुल मार्क्स स्कोर कर सको आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।